से भी ज़्यादा मैं एनटीएस की जॉब कर चुकी हूँ कोलकाता। हम दोनों रेलवे ट्रेनिंग में ही है। मुझे तो सीजीएल में ही जाना है। प्रेफरेंस डालने में थोड़ा गड़बड़ी की थी, नहीं तो मुझे टीए होमस्टेड मिल जाता। मैंने ग्रुप स्टडी किया है। शायद पूरी ज़िंदगी में मैं इतना पढ़ाई नहीं की हूँ। ये जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, उसमें है कि ऑफलाइन स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते। 1-1.5 घंटे वो कैब को देती थी। बुक्स उतना फॉलो नहीं की हूँ। 3-4 महीने में हर डेली मॉक लगाती थी। मेरे बर्थडे के दिन भी सीजीएल मेंस का मॉक लगाया है। बहुत एक सीक्रेट है कि वो एग्जाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज कि आपको पूरी लाइफ वहाँ बितानी है। अगर डिप्रेशन में चला जाता है मेरा, कंप्यूटर में फेल हो जाओगे तो कैसे स्मार्ट वे में पढ़ो। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीजीएल 22 के थ्रू मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ और बहुत सारा कमेंट्स आते रहते हैं प्रिपरेशन को लेके, कैसे प्रिपरेशन किए हैं ये सब लेकर। तो आज हम डिसाइड किए हैं कि आपके साथ शेयर करेंगे। आज मेरे साथ है मेरी दोस्त जो कि है एक्साइज इंस्पेक्टर सोनम सिंह। तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड है। तो आज हम दोनों मिलके आपके साथ शेयर करेंगे हम दोनों का जर्नी प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आपकी भी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को आगे तक देखिए। तो ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में भी है कुछ पार्ट्स मेरे पिछले जॉब को लेके। मैं 2019 का एमटीएस से 2 साल से भी ज़्यादा मैं एमटीएस की जॉब कर चुकी हूँ कोलकाता में, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में। तो उसके बाद मैं रेलवेज में आई एज सीनियर सीसीटीसी। तो इस बीच में दूसरा भी बहुत सारा नौकरी मिला था जिसमें मैं ज्वाइन नहीं की हूँ। और इसके बाद आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जिसका डीवी अब तक हो चुका है, ज्वाइनिंग होना बाकी है। और सोनम की बात करें तो उसको भी दूसरा नौकरी मिली थी एसएससी से, वो ज्वाइन नहीं की थी। उसका पहला ज्वाइनिंग रेलवे में सीनियर सीसीटीसी में ही है और अभी हम दोनों रेलवे ट्रेनिंग में ही है ईस्टर्न रेलवे की, जो धानबाद बुली में हो रहा है। और ये अभी इसको छोड़ के जाने वाली है एक्साइज इंस्पेक्टर बेंगलोर में। तो इतना ही था इंट्रोडक्शन। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने शुरू किया था 2018 से सीजीएल का प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। 2017 के दिसंबर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम दी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल 19, 20, एसएससी सीजीएल 19, एसएससी सीजीएल 2020 के मैं डीबी में गई थी बट मेरिट नहीं हो पाया था। फिर फाइनली सीजीएल 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। इस बीच में कोविड के वजह से थोड़ा पढ़ाई ब्रेक हुआ, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स देते रहे। और एसएससी सीजीएल के अलावा मैंने एफसीआई, आरबीआई, ईएसआईसी के भी एग्ज़ाम्स दिए। फिर बीच में रेलवेज के एग्ज़ाम आए, वो भी दिया और सब में लग गए थोड़े टाइम। तो मैं अपना प्रिपरेशन टाइम बोलूँ तो 17 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद एक्चुअली मतलब अपना फ्रेंड जोन की फ्लो में ही मैं चल रही थी। कुछ लोगों ने डब्ल्यूबीसीएस का प्रिपरेशन शुरू किया तो मैं भी उनके साथ शुरू हो गई। और उतना कोचिंग फैसिलिटी नहीं था हम लोगों के उधर, तो वैसे ही मैं चलती रही। 1-1.5 साल में उसी में मतलब अपना टाइम को स्पेंड कर दिया। फिर मुझे भी लगा कि नहीं ये मेरा फील्ड तो है नहीं। तो उसके बाद मैं 2 टीचर से मिली थी, उनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक है मैथ टीचर जो सुदीप्तोदा है और एक इंग्लिश टीचर से मिले प्रसून सर। तो वो दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि तुमको एसएससी में जाना चाहिए, स्पेशली सीजीएल में जाना चाहिए। तो मैं भी उन दोनों की बात मानी। तो उसके बाद मैं 2019 वाला सीजीएल दिया। 2019 वाला एमटीएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2019 वाला सीजीएल जब दिया तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था नारकोटिक्स में, अपर डिवीज़न क्लर्क। उस टाइम मैं अपना प्रेफरेंस डालने में थोड़ा गड़बड़ी की थी, नहीं तो मुझे टीए होमस्टेड मिल जाता।
636 था मेरा स्कोर और 628 उस टाइम कट ऑफ आया था। तो वो बाहर स्टेट हुआ था और ऑलरेडी कोलकाता में मेरा जॉब था ही, तो मैं छोड़ के नहीं गई। उसके बाद नया नया जॉब जब ज्वाइन किया तो सेटल उतना नहीं कर पाई हूँ आसपास की चीज़ों को। 20 और 21 वाला सीजीएल में नहीं दी, उस टाइम शायद मेरा दूसरा कुछ भी था तो मैं नहीं दी। फिर 22 वाले के पहले एनटीपीसी आया, एनटीपीसी से रेलवे में सिलेक्शन हुआ। तो एनटीपीसी से पहले भी बहुत पढ़ाई की थी जीके में, तो जीके उस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था। उसी को लेके फिर सीजीएल 22 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी था तो मेहनत भी उस टाइम करना ही था सबको, तो फिर फाइनली सीजीएल 22 अच्छे से दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ऑफलाइन स्टडी प्रेफर किया है और मैं यहाँ पे अपने टीचर का नाम मेंशन करना चाहूँगी। तो मेरे सर का नाम AK मिश्रा सर है और उन्होंने ही मुझे सीजीएल के लिए इंस्पायर किया। उनका ही एक एम था, उनका ही एक ड्रीम था कि मुझे तो सीजीएल में ही जाना है, तो इस वजह से मैंने सीजीएल ऑप्ट किया और फिर ऑफलाइन स्टडी करती थी। ऑफलाइन स्टडी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, आप लोगों के बीच में पढ़ाई करते हो, आपको पता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस कंपटीशन में, आपका क्या स्टेटस है। उसके बाद एक जैसे मैथ्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैथ्स के एक क्वेश्चन को बनाने के 3-4 लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं, किस तरीके से वो जल्दी बन रहा है वो आपको पता चल जाता है। और ऑफलाइन स्टडी का एक और फ़ायदा होता है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी में आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हो। अकेले पढ़ते पढ़ते जहाँ थोड़ा बोर अगर हो जाते हैं, तो ग्रुप स्टडी में है कि 4 लोग पढ़ रहे हैं तो आप बोर नहीं होते हो। एक टॉपिक ख़त्म हुआ फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पर जा सकते हो। तो ये सब ग्रुप स्टडी के फ़ायदे हैं। अच्छे लोग मिल सकते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई कर सकते हो, तो आपको उनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप अपना कुछ उनको बता सकते हो और उनसे आप कुछ सीख सकते हो। हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, आपको बस देखना है कि उनको किससे पॉजिटिविटी लेनी है। तो और एक होता है ना कि ग्रुप में सब सोचो पढ़ाई करके आ रहे हैं, बीच में से हम नहीं मिल पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उस चक्कर में पढ़ाई हो जाती है। तो मेरे मामले में ये चीज़ पूरा उल्टा है। मैं मैक्सिमम पढ़ाई ऑनलाइन ही की हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास में कोचिंग का उतना कल्चर नहीं है। सब इंडिविजुअल टीचर मिल जाते हैं, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग। तो मैं मैथ के टीचर के पास कुछ महीने गई थी और इंग्लिश टीचर के पास 1 साल से थोड़ा ज़्यादा गई हूँ। तो मैक्सिमम पढ़ाई मेरा ऑनलाइन ही हुआ है घर पे। और क्योंकि लॉकडाउन था 19 की मेंस के पहले, उस 3 महीने में मैं इतना पढ़ाई की हूँ, शायद पूरी ज़िंदगी में मैं इतना पढ़ाई नहीं की हूँ। एकदम सुबह 3:30 बजे उठती थी, फिर योगा करो, हेल्दी खाओ, पढ़ाई करो और शाम 7-8 बजे सो जाओ। मतलब एक बहुत अच्छी रूटीन में चल रही थी। हेल्थ भी अच्छा था, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब अच्छा चल रहा था। और ऑनलाइन में अभी जो भी लोग हैं कि ऑफलाइन स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो आसपास नहीं है या फिर होगी भी तो वो कॉस्टली है, तो ऑनलाइन में पढ़ सकते। ऑनलाइन में अभी बहुत कुछ, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अगर खुद से चाहो कि करना है, डिटरमाइंड हो, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। मैं मैथ्स का ट्रिक्स बोलो, ग्रुप स्टडी में शायद मतलब फेस टू फेस नहीं की हूँ, बट ऑनलाइन में टेलीग्राम से ग्रुप ढूंढ के, मतलब 3-4 लड़का उसमें से निकाल के जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के, कभी टेस्ट दे रही हूँ तो कौन सा मैथ मुझे नहीं आ रहा है वो उनके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो एक अच्छा ग्रुप बना सकते हो आप, अगर कोशिश करोगे तो। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको खुद को मतलब सोचना है कि कैसे करना है आपको। तो दोनों का ही अलग अलग फ़ायदा है। तो सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी, मैंने ग्रुप स्टडी किया है क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे, और ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जितने भी फ्रेंड थे सभी कहीं ना कहीं पोस्टेड है। एक इनके डिपार्टमेंट में PA है गुवाहाटी में, एक स्टेशन मास्टर है, एक MTS में है,
सभी ऑलमोस्ट अपने अपने जगह पे पोस्टेड हो गए हैं। तो ग्रुप स्टडी का फ़ायदा होता है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाई कर सकते हो, आपको बोरियत नहीं होती, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो थोड़ा देर मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद मैथ्स से मन भर गया तो रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ाई कर ली, इंग्लिश के बाद फिर थोड़ा जीके देख लिया। और उसमें क्या होता है ना ग्रुप स्टडी में कि अगर मेरे में स्पेशलिटी मैथ्स है तो किसी और में जीके है, तो मैं उन्हें मैथ्स सिखा करके उनसे जीके ग्रैब कर सकती हूँ। तो मेरा मैक्सिमम पढ़ाई ग्रुप स्टडी में हुआ और है। जीके भी समझ के पढ़ा जा हाँ, सकता है ना, समझ जो करके ही सोचता है पढ़ा कि जाता है। सिर्फ मेमोराइज करना है जीके को, वो नहीं, मेमोराइजेशन मेमोराइज कभी कुछ नहीं दिन के होता लिए ही है। होता है, लॉन्ग टाइम के लिए वो सही नहीं रहता है। अगर वो समझ करके पढ़ते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और ज़रूरी समझ के पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में ऑप्शन से आप ऑड वन आउट कर लेते हो। आपने वो चीज़ पढ़ा नहीं है जो एग्ज़ाम में आया है, बट आपने दूसरा चीज़ पढ़ा है, उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब फ़ायदे होते हैं ग्रुप स्टडी के। मैंने ग्रुप स्टडी ही किया है मैक्सिमम। सेल्फ स्टडी बताएं। तो सेल्फ स्टडी मतलब ग्रुप मिला नहीं तो सेल्फ स्टडी ही करना होगा। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। सेल्फ स्टडी में जैसे कि मैं करती थी, सुबह उठ के रिवीजन करो पहले, फिर कुछ जैसे वोकेबुलरी, कुछ नया याद करो, कुछ पुराने वाला रिवीजन करो, वो तो खुद से कर सकते हो आप। उसके बाद पहले हम लोगों का मतलब 200 मार्क्स करके पेपर हुआ करता था मैथ और इंग्लिश का, तो 10 बजे से मैथ का मॉक लगाओ, फिर एनालिसिस करो, फिर इंग्लिश का, फिर एनालिसिस। तो इस मामले में ग्रुप थोड़ा चाहिए होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई 100% सेल्फ स्टडी से मतलब उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना ग्रुप स्टडी में मिलता है। तो मैं ऑनलाइन ही कुछ दोस्तों को ढूंढ के ग्रुप बनाई हुई थी, उनके साथ डिस्कस करती थी। किसी को कम समय मिला कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो कैसे सॉल्व कर रहा है वो आप खुद से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको जो तरीका आता था वो आपने कर दिया, उसमें आपको समय ज़्यादा लग गया। तो उस मामले में आपको दूसरा कोई ही चाहिए जो उस क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर चुका है। तो सेल्फ स्टडी है, मैं सेल्फ स्टडी की हूँ, बट ऐसे आप एक हेल्दी ग्रुप भी बना के रखोगे तो वो आपको फ़ायदा ही होगा। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टडी में स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो मैंने मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था मैथ्स, तो मैं मैथ्स पर ही पहले आती हूँ। मैथ्स मैंने किरण की बुक से कंप्लीट किया है, और वो मोटी वाली बुक आती है उसको मैंने पूरा बनाया है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, बट वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो स्पीड भी नहीं आएगा उसमें। और ख़ास करके एडवांस सेक्शन अभी जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, उसमें एडवांस सेक्शन को काफ़ी अपग्रेड किया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे किरण वाली बुक से या और भी कहीं से, अगर आपको जिससे भी आपको सुविधा होता है आप उससे कर सकते हो। बट किरण वाली बुक में क्या है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको आप करोगे तो आपका प्रैक्टिस उससे अच्छा हो जाएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद टाइप से होने लगेंगे, लगभग क्वेश्चन का जो एटलीस्ट आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये अप्रोच लगेगा। तो एग्जाम में अगर आ भी जाएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये बनाया नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, आप कर लोगे। और एडवांस सेक्शन में ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सबको आपको थोरोली बनाना है, बेसिक से बनाना है। और मेंस में इन लोगों का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद मैथ्स के बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगी। तो इंग्लिश में मैंने एमबी से वर्ड्स किए हैं, और केडी कैंपस से ग्रामर, और फिर ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक आने के पहले आपको एमबी तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, तभी ब्लैक बुक पर आना चाहिए। ब्लैक बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। उसके बाद इंग्लिश के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंग्लिश में जो क्लास में पढ़ाई होती थी या ग्रुप में जो पढ़ते थे वो तो ठीक था। उसके अलावा मैं रोज़ रात को डिनर करने के बाद सोने से पहले लगभग 1-1.5 घंटे वो कैब को देती थी पर डे। वो मेरा फिक्स था, क्योंकि बहुत सारा सेक्शंस भी है ना, सिनोनिम, सिनोनिम, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, तो इस सब के लिए मैं रात को 1-1.5 घंटे देती थी पर डे। वो मेरा रूटीन था, वो करना ही था। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप 10-20 क्वेश्चन करके कर सकते हो। पहले 10 करो, अगर आप बिगिनर हो तो 10 करो, फिर 20 करो, फिर उसको रिवाइज करो। करते करते फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर वो एक पार्ट बन जाएगा, फिर वो आप उसको करते रहो। उसके बाद जीके तो मैं रिसेंट से ही मैंने कर लिया था।
ग्रुप में पढ़ाई होती थी तो जीके मेरा उसी से हो गया था। रीजनिंग तो एसएससी का थोड़ा मॉडरेट है तो सेट वगैरह लगाती थी, तो रीजनिंग उसी से मेरा हो गया था। तो सबसे पहले मैं भी मैथ से ही शुरू करती हूँ। तो पहले तो एक बार जो बिगिनर्स है उनके लिए हर एक चैप्टर को एक एक बार करके ख़त्म करना ही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट। मैं बुक्स उतना फॉलो नहीं की हूँ, लेकिन मैं मॉक टेस्ट मतलब इतना सारा लगाई हूँ ना, मतलब आप 3-4 महीने में हर डेली मॉक लगाती थी 19 वाले सीजीएल से पहले। तो 100 मॉक में लगा चुकी थी, क्योंकि मॉक उसमें एक फ़ायदा है कि आपको हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाता है। उसका मेन टारगेट था कि प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना ही आप निखार पाओगे खुद को। और रीजनिंग में भी वही है, प्रैक्टिस 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 जितना करोगे उतना अच्छा बनेगा। और हो सके तो आप टाइम को फिक्स करके प्रैक्टिस किया कीजिए। जैसे अभी पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे जैसे उसके लिए टाइम है उतना ही टाइम में, हो सके तो उससे भी कम टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी बुक आप फॉलो करते हैं। और मैथ्स में मैं एक बुक बोलना चाहूँगी एडवांस का, जो है मोहित गोयल का लक्ष्य बाय मोहित गोयल। उसमें एडवांस मैथ का एक तो सारा फॉर्मूलाज आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे 22 वाले सीजीएल में बहुत सारा नया फॉर्मूलाज देखने को मिला जो पिछले में नहीं आते थे। तो वो सारा फॉर्मूलाज मुझे पहले से पता था, क्योंकि उस बुक में वो सारा दिया हुआ था। जैसे एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फॉर्मूला सारा आपको याद हो जाएगा। और एडवांस का भी हर एक टाइप का मैथ उसमें दिया हुआ है, प्लस उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये हो गया मैथ रीजनिंग। फिर आता है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में वोकैब को डेली रिवीजन देना है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इंग्लिश में एक बुक है एसपी बख्शी, मैं उसको फॉलो करती थी बस वोकैब के लिए। और आप वोकैब के लिए कोई एक बुक को फॉलो कीजिए, जैसे ब्लैक बुक अच्छा है, प्रीवियस ईयर को मस्ट पढ़िए और डेली रिवीजन कीजिए। रिवीजन कुछ नया वर्ड्स पढ़िए और उसके साथ पुराना सबको रिवीजन कीजिए। और जो ग्रामेटिकल सेक्शन है उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार तो पहले हर एक सब्जेक्ट वाइज रूल को पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एक बार जब हो जाएगा तो आप पूरा मतलब मिक्स्ड प्रैक्टिस कीजिए। और जीके उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही प्रॉब्लम है जीके को लेके। तो जीके में एक्चुअली क्या बोले, हिस्ट्री जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो बेसिक तो उसको पहले कंप्लीट होना हाँ ही चाहिए। बेसिक करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अभी जैसे कि स्टैटिक को अलग से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं स्टैटिक पे। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी वाली बुक पढ़ सकते हो, या आप अगर कोई वीडियो ऑनलाइन देखते हाँ हो जैसे तो जीके टुडे है, आप उसको डेली 20 मिनट दीजिए, उसका 12, 13, 15 मिनट का वीडियो रहता है। अब डेली उसको फॉलो कीजिए, डेली देखेंगे ना वो रिवीजन भी करवा देगा आपको। तो आप जब डेली सोचिए आप 6 महीना देखे हैं पूरा, ऐसे 7 दिन तक देखेंगे तभी आपको याद होने लगेगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो वो आंसर था। तो ऐसे 6 महीना देखेंगे एग्ज़ाम से पहले तो आपको सारा जीके याद हो जाएगा। फिर भी एग्ज़ाम से पहले कोई पीडीएफ भी मंथली वाइज आ जाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी देता बुक है। आती है स्पीडी हिंदी वालों के लिए है ना सिर्फ। हाँ तो पीडीएफ भी बहुत सारा मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टैटिक भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिए, जैसे 23 का प्रीली हो गया, उससे आप निकालिए कि जीके का टॉपिक, स्टैटिक का टॉपिक, जैसे टेम्पल, डांस, हाँ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। तो ऐसे टॉपिक में अलग अलग करके उसका पीडीएफ निकाल के खुद का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई थी, खुद के ही नाम पे, खुद को ही भेज के अलग से रखती थी कि उसको पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले उसको एक बार रिविजन कर देना है। और एक चैनल है इंदोलोगस बोल के, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारे डिटेल्स। उसका जीके बहुत अच्छा है। मैं एनटीपीसी से पहले भी उसका पूरा प्लेलिस्ट पकड़ के ख़त्म की था और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। और सीजीएल से पहले भी उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मॉक की बात करते हैं तो मॉक मैंने भी बहुत लगाए हैं, बहुत 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 ज़्यादा।
मतलब मेरे सर का प्रेशर रहता था, अगर एक दिन मॉक नहीं लगाते थे तो वो डांटने लगते थे। इनफैक्ट मैंने मेरे बर्थडे के दिन भी सीजीएल मेंस का मॉक लगाया है। वो उस टाइम तो वो 2021 के टाइम पे 2 घंटे वाला मैथ्स, 2 घंटे वाला इंग्लिश होता था। न्यू ईयर के दिन भी मैंने मॉक लगाया है, और जब सभी पार्टी कर रहे होते थे, बाहर घूमने जाते थे, उस दिन भी मैं मॉक लगाती थी। मॉक एक डेली रूटीन था, तो मॉक स्किप नहीं करना। मॉक में और मॉक लगाने में अच्छा भी लगता है कि शुरू किए कब 2 घंटा चला गया, उतना बोरिंग भी नहीं है वो पार्ट। और मेंस के लिए तो 2 घंटे, प्री के लिए तो आपको 1 घंटे ही बस निकालना है किसी भी तरीके से। तो और मॉक बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। और मॉक आप जैसे मैं लगाती थी तो मैं टेक्स्ट बुक से लगाती थी, तो टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर, टेक्स्ट बुक आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ, प्रीवियस ईयर तो सेम ही रहते हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर के मॉक आप लगाते रहो कंटिन्यूसली। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, CHSL हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, सारे के मॉक्स आप लगाते रहो। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम अभी नहीं है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो जब मैं 15 दिन पहले लगाऊंगी, नहीं, आप मॉक लगाते रहो। 15 दिन कब गुजर जाएंगे, वो 15 दिन आपके रिविजन के लिए है। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले या 8 दिन पहले, या जैसा आपको सही लगता है, आपने मॉक में जो क्वेश्चन छोड़े थे या जो क्वेश्चन गलत हुए उन सबको एक बार फिर से बनाओ। तो एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले जब आप वो बनाओगे तो एग्ज़ाम में आप भूलोगे नहीं उसे। एक बार तो पहले एनालिसिस के समय में आपने बनाया ही था, बट दोबारा से फिर एग्ज़ाम के टाइम पे 8 दिन पहले, 7 दिन पहले आप उसको बना सकते हो। उसके बाद मॉक लगाने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई पहले मैथ्स बनाते हैं, कोई पहले रीजनिंग बनाते हैं। तो वो जैसा आपको अच्छा लगता है बनाने में, जिस वजह जैसे आप चेक कर लो बना करके कि किसमें आपका टाइम बच रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने 3 सेक्शन बनाया और एक सेक्शन आते आते आपका टाइम ही अप हो गया, तो वो सही नहीं है। वो आप पहले टाइम मैनेज करना सीखो और मॉक में टाइम बचाना भी सीखो। अपना वो स्ट्रेटेजी रहता, तुम कौन सा सीरीज फॉलो करती थी? मैं पहले रीजनिंग बनाती थी। ऐसे तो सीजीएल में जो सेट आता है वो पहले रीजनिंग ही देता है प्री में, और CHSL में थोड़ा चेंजेस रहता है। तो मैं पहले वैसे भी रीजनिंग बनाती थी। रीजनिंग के बाद खुद को थोड़ा ब्रेक देने के लिए मैं जीके बनाती थी। जीके के बाद फिर मैं मैथ्स बनाती थी। और मैथ्स में भी आपको मैथ्स में या रीजनिंग में आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वन गो में सारे 25 ही बना दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, तो उसके चक्कर में जो इजी वाले क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी आने चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से क्वेश्चन को आप बाद में बना सकते हो। टाइम बचे रहेंगे तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, नहीं रहेंगे तो जो क्वेश्चन आपको आ भी रहा है वो भी आपको टफ लगने लगेगा। फिर मैथ्स के बाद मैं इंग्लिश बनाती थी, और इंग्लिश बनाने के बाद मेरे पास टाइम बच जाता था क्योंकि मैं क्वेश्चन स्किप करती थी। मैं वन गो में मैथ्स कभी भी मैंने 23, 24, 22, इवन मैं रेयरली मेरा 20, 21 में होता था, नहीं तो 18, 19, 20 इस टाइप से रहता था क्वेश्चन वन अटेम्प्ट में। उसके बाद मेरे पास टाइम बच जाता था तो फिर मैं वापस आकर के वापस से बनाती थी। वापस से जब आप आते हो सेट में ना, तो आपके पास जब टाइम बचा रहता है तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो क्वेश्चन उस समय में बनते चले जाता है। उसके बाद आप मॉक का एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं बना है उसको आप नोट कर लो कहीं पे, जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, और अलग अगर कोई फार्मूला दिखे जो बुक में आपको कभी नहीं दिखा है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसका एक नोट कर लो, एक जगह पे उसको लिख लो। एग्जाम जाने से पहले, एक दिन पहले सारे फार्मूलाज को देख लो। ज्योमेट्री में काफ़ी फार्मूलाज होते हैं, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो उन सबको एक बार आप देख लो तो बेटर रहेगा। तो मॉक में मेरा भी पहले था कि रीजनिंग कर लो, तो उसके बाद जीके, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है। जीके के बाद मैं इंग्लिश कर लेती थी, क्योंकि लास्ट में मैथ करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो जो दिमाग में एक टेंशन चलता है ना कि अरे वो नहीं बना, शायद थोड़ा टाइम और देते तो बन जाता, उसमें मैं फंसी ना रह जाऊँ, इसलिए मैं इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ये सबको पहले ख़त्म कर देती थी, फिर मैथ्स में। और वो वाला फंसना नहीं है कभी भी, क्योंकि आपको स्किप करना है। हर एक क्वेश्चन का सेम मार्क्स है, तो आपको मतलब टाइम के अंदर जितना ज़्यादा अटेम्प्ट हो सके उतना करना है। तो जो हार्ड वाले हैं कभी देखे नहीं है, शायद करेंगे भी तो हो जाएगा, नहीं ट्राई करना है पहला गो में। अब जो इजी है, देखा हुआ है, एकदम एक ही बार में हो जाएगा, वो सब कर लीजिए। तो मतलब मॉक सच बताओ इतना इम्पोर्टेंट है मेरी प्रिपरेशन में। मैं क्योंकि किसके बाद मेरा नौकरी था और उसमें पूरा एकदम टाइम फिक्स था कि 9:30 से 6 बजे तक मुझे ऑफिस में ही रहना है। उसके बाद आके खाना बनाना, फिर कपड़ा धोना सब मैं खुद करती थी, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था।
लेकिन मैं हर रोज़ एक मॉक देती थी 22 की सीजीएल से पहले, और वो मेरा मतलब सिलेक्शन का बहुत एक सीक्रेट है कि मॉक। और 19 वाले सीजीएल से पहले भी मेरा जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ था वो पूरा मॉक से ही हुआ था। मैं मैथ्स का वो 2 घंटे वाला मैथ्स का 100 मॉक्स लगा चुकी थी, और तब जो मैं सीखी थी उस दौरान उसी का इफ़ेक्ट मुझे 22 वाले सीजीएल में मिला, जो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। नहीं तो एक जॉब के साथ साथ शायद मैं नहीं कर पाती प्रिपरेशन। तो मॉक्स इतना इम्पॉर्टेंट है, आप एक शेड्यूल बनाइए कि डेली इस टाइम से इस टाइम तक मुझे मॉक देना ही है, और उसका एनालिसिस तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी भी इंटरव्यू में देखिएगा, मॉक को कोई मतलब मॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब बोलेगा कि आपको करना ही है। तो मैं टेक्स्ट बुक, एसएससी ट्यूब, कुछ फ्री मॉक्स भी आते हैं, फिर सुपर मॉक्स भी मैं की हूँ, और वीकली वीकेंड पे आपको फ्री मॉक्स भी आता है, ऑलिव बोर्ड। तो हर एक जगह से कीजिए, क्योंकि एक एक का पैटर्न एक एक तरह देता है, तो आपको सारा टाइप का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर होना तो आम बात है, कोई नॉर्मल, अगर एग्ज़ाम प्रेशर हो रहा है, हमें भी होती थी स्टार्टिंग में, तो हाथ कांपने लगता था, फिर हार्ट बीट तेज हो जाता था, तो ये सब आम बात है। ये एग्ज़ाम देते देते जाएगा, आप जितना एग्ज़ाम दोगे आपका प्रेशर धीरे धीरे रिलीज़ होते जाएगा। पहले आपको डर लगेगा, लेकिन फिर जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे दोगे तो फिर आपको कोई ज़्यादा उतना परेशानी नहीं होगी। तो मॉक देने से भी, आप मॉक भी जब दे रहे हो तो ये नहीं कि आप मॉक को बीच में पॉज करके दो, आप मॉक को भी एज ए एग्ज़ाम दो कि हाँ, हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं और तब दे रहे हैं शांति से। और फ़ोन, अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर दो, और फ़ोन पर भी आप दे सकते हो, लेकिन लैपटॉप पर देने से आपको माउस पर हाथ चलाने का आदत लगेगा, क्योंकि वो भी 1-2 सेकंड, 3-4 सेकंड आपको ऑप्शन क्लिक करने में लग ही जाता है। तो अगर आप ऐसे फ़ोन पर सेट देते हो तो आप एग्ज़ाम से पहले, कुछ दिन पहले लैपटॉप पर दिया करो, तो फिर आपको एग्ज़ाम प्रेशर का थोड़ा आदत रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम हॉल में जा कर के सिस्टम पर मॉक दोगे तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा आपको प्रेशर होने लगेगा। तो फिर मॉक देते देते और एग्ज़ाम देते देते आपका ये प्रेशर ख़त्म होगा, और जितना ज़्यादा फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप जब पहले प्री दोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, फिर कुछ दिन बाद प्री में होने लगेगा तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, फिर जब आप मेंस में बैठने लगोगे तो प्री आपको ईज़ी लगने लगेगा। इस हिसाब से आपका बहुत सारा प्री फिर निकलेगा, फिर मेंस भी दोगे तो धीरे धीरे एग्ज़ाम प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें हैं, थोड़ी टाइम लगती है, सबको ही लगती है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक है कि मॉक को आप जब घर पे दो, कोशिश करो कि 5 मिनट कम समय लो, कि तो आपको क्या होगा कि 5 मिनट कम में ही जब आप पूरा मॉक कंप्लीट कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में तो और 5 मिनट ज़्यादा मिलेगा। जबकि वो रफ शीट ये सब लेने में भी कुछ टाइम जाता है। कुछ सेंटर में है कि रफ शीट एक साथ में नहीं देता, एक पहले लेके जाएगा फिर दूसरा देगा। हाँ, तो उन सब में भी थोड़ा टाइम जाएगा। ये सब टेंशन में नहीं पड़ना है, तो घर पे खुद को प्रिपेयर करना है और दूसरा एग्ज़ाम भी देना है, जैसे सोनम बताई। तो और एक है कि आप मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाला दिन में उतना प्रेशर मत लो, उससे 2 दिन पहले तक अपना पूरा रिवीजन ख़त्म कर दो। और एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले आप मॉक मत लगाओ। हाँ, मॉक मत लगाओ। अगर बाई चांस नंबर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो प्रेशर आ जाएगा और फिर आप वहाँ जाकर के गड़बड़ करोगे, इसलिए 1 दिन पहले तो मॉक नहीं लगाना चाहिए। और या फिर दोस्तों से पूछ लो, कोई इजी वाला मॉक है जिसमें ज़्यादा नंबर आया होगा, उसको 2 दिन पहले लगा के लास्ट मॉक वही दो, कि कॉन्फिडेंस आएगा नहीं इसमें तो मेरा अच्छा नंबर हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वाले दिन रिलैक्स करना है, रिलैक्स करके सो जाओ टाइम पे, अगला दिन भी टाइम पे उठो। एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर की चीज़ें ना खाओ, बाहर की चीज़ें ना खाओ, और तबीयत खराब होने से, 1 दिन बीमार होने से आपको वो 4 दिन तक एनर्जी पूरा डाउन रहेगा, प्रिपरेशन पर असर पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हेल्दी खाओ और अच्छी नींद लो, और टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ों का। अगर आपको किसी चीज़ से टेंशन हो रही है तो वैसे लोगों से बात मत करो, हाँ। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहो, पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव रहो, तो ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम पर असर डालती है। और इतना टेंशन लेके भी क्या होगा, जो प्रिपरेशन लेने का था वो ले चुके हो, अब एग्ज़ाम में दिखाना है जो तुम्हारा प्रिपरेशन अब तक का है
वहाँ जाके टेंशन मत करो, बस सोचो कि जो पढ़ाई किया है अपना बस best ये देना 2 घंटा है कि अब हमको सब कुछ करना है इसी में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, आप कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस तो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सबकी अलग अलग डिमांड्स होती है। किन्हीं किन्हीं को डीए चाहिए होता है, किन्हीं किन्हीं को एक्सरसाइज चाहिए होता है, तो ये पूरा पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और किन्हीं को चाहिए पावर चाहिए, तो साउथ में भी जाना हो तो चलेगा। किन्हीं को चाहिए नहीं होम सिकनेस है, या और भी फैमिली में अगर आप सिंगल हो, आपको घर के साथ रहना है तो आप होम स्टे लेना है, तो ये तो अपनी चॉइस होती है। तो बट ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट एसएससी के अभी लगभग डिपार्टमेंट्स में एक्साइज में या इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र बंद है। बहुत ही ट्रांसफर की limited है आशा ट्रांसफर, करके आशा कोई करके पोस्ट आप- मत डालिए कि आप स्टेट में आ जाएंगे ट्रांसफर में। और जिस पोस्ट में ट्रांसफ़र है वो हाईली ट्रांसफरेबल है। आप यहाँ आओगे होम स्टेट, फिर 3 साल के बाद शायद से आपको कहीं और भेज दिया जाए। तो इसलिए ये पूरा आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो आप सारे पोस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर लो, अच्छे देख से लो। उसका रिसर्च करो, हाँ। क्योंकि वो एग्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज हो जाता है क्योंकि preference आपको भरना। पूरी लाइफ वहाँ बितानी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो 9 to 5 आप जहाँ रहोगे उसमें, आपका लाइफ का एक पूरा हिस्सा 9 to 5 में जाने वाला है। उसमें अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर क्योंकि अभी टाइम है, फिर आज से 3-4 साल बाद टाइम नहीं रहेगा, तभी फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं दूसरा एग्ज़ाम दे कर या फिर मैं इधर आ जाऊँ या कुछ कर लूँ। अभी उम्र है, जब तक एज है तब तक आप ये कर सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, कहाँ चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। इस पर मैं या संचारी कुछ भी बोलेंगे तो ये टोटली जो भी करना हाँ। बहुत सारा रिसर्च करके करना, ऐसा ना हो कि आपको चाहिए था दूसरा पोस्ट या दूसरा प्रेफरेंस चाहिए था आप डाल दिए हैं कुछ दूसरा। तो मतलब प्रेफरेंस शुरू से ही सोच के डालना, ऐसा नहीं है कि हम टॉप पे ये डाल रहे हैं वो तो होगा नहीं मुझे, बट ये ऐसा हो मत जाता है। करना। ऐसा मत करना। आप ये टोटली अपना चॉइस है, इस पे आपको आप पहले research सोचिए कि करना है। आपको क्या चाहिए, होम स्टे पोस्टिंग या फिर पावर या फिर हाई पोस्ट, क्या चाहिए तो आपको, पहले वो decide करो। प्रोफाइल कैसा चाहिए, उसमें आपको थोड़ा डेस्क वर्क चलेगा या फील्ड वर्क चलेगा, ये सब सोच करके आपको खुद से करना है। एडवाइस में तो क्या बोलूँ अब ज़्यादा, मॉक रेगुलर देते रहो, एनालिसिस करते रहो और कंसिस्टेंटली देना है। ये नहीं कि 2 दिन मॉक दिया फिर 1 दिन नहीं दिया, फिर 2 दिन दिया नहीं दिया, नहीं, मॉक रेगुलर देते रहो। और ऐसा भी पढ़ाई नहीं करना है कि 8 घंटे 10 घंटे एक दिन पढ़ लिए, अगले 2 दिन आप पढ़ाई ही नहीं करते। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बट रेगुलरिटी मेंटेन करते रहो। और रिवीजन देते रहो, जो भी पढ़ो पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन दो। और सोर्स को इतना ही लिमिटेड रखो, जैसे हिस्ट्री का तो या फिर लुसेंट पढ़ रहे हो तो अभी लुसेंट पढ़ रहे हैं, कल तुलसी पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा एक दृष्टि हाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि कोई भी बुक में इनफ इंफॉर्मेशन रहता है, आप उसको ही अगर याद कर लोगे अच्छे से वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और अभी एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदलता रहता है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। और अभी के पैटर्न में कंप्यूटर भी ऐड हो गया है, तो कंप्यूटर को भी सीरियसली लेना ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर से आपको पोस्ट सिलेक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप इधर तो अच्छा मार्क्स लेते आओगे बट कंप्यूटर में फेल हो जाओगे, तो मार्क्स ला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंप्यूटर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है और उसको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। कंप्यूटर की टाइपिंग भी आपको करते रहना है, क्योंकि अब मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, सारी चीज़ें साथ में हो रही है, तो प्रेशर भी स्टूडेंट पर बढ़ गया है। तो सब चीज़ को नेगेटिव maintain पीपल करके- से भी दूर रहो ड्यूरिंग आपका प्रिपरेशन डेज। सोशल गैदरिंग जितना हो सके कि पढ़ाई के आसपास रहो। कभी मन किया थोड़ा मतलब फ्रेंड से मिल लो। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डिप्रेशन में चला जाता है, मेरा नहीं हो रहा, दोस्त का हो गया मेरा नहीं हो रहा, तो मतलब होप मत हारो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ। हम सबको भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी होगा। सिर्फ पढ़ते ही गए ये भी सही नहीं है, आप सही तरीके से स्मार्ट वे में पढ़ो। और जो लोग जिनके पास ट्यूशन इंस्टीट्यूट वगैरह जाने का वहाँ पर उतना सुविधा नहीं है, छोटे जगह से हैं,
उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। टेलीग्राम पे गगन प्रताप सर हैं, आवाज़ सनी सर हैं, उन लोगों के बहुत सारे पीडीएफ्स, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाल करके रखे हैं। आप उन सबसे पढ़ाई कर सकते हो, घर जैसे बैठे पढ़ाई कर कंप्यूटर सकते का हो। प्रिपरेशन में शुभम सर चारबी रेवल्यूशन से उनका एक पीडीएफ आया था। मतलब कोई अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेता अच्छे से तो सब कंप्यूटर में पास हो कंप्यूटर जाता। मैंने पढ़ा था, मैंने भी कंप्यूटर ऑनलाइन ही पढ़ा था 2022 के लिए। नवीन सर, कंप्यूटर पे नवीन सर, जबकि वो सीजीएल का था भी नहीं, वो दिल्ली पुलिस के लिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेसिक्स इतने अच्छे से बताया था कि मैंने उसे किया तो फिर मेरा हो गया उसमें। तो आप कंप्यूटर भी ऑनलाइन, अब सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो। ग्रुप स्टडी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। आप चाह लोगे तो सब चीज़ धीरे धीरे आपके पास खुद ब खुद अभी ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। आपको प्रीवियस ईयर का किसी के पास बुक भी नहीं है, टेम्पोररी बेसिस पे आप उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। तो यही था हम दोनों का जर्नी, मतलब जितना बता सकते थे उतना बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी या फिर कोई भी जानकारी, कोई हेल्प भी चाहिए होगा तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। मैं जितना हो सके आपको हेल्प कर दूंगा। कोई पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यही तक था हम लोगों का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।